बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम का ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 1 की और इसका सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंट। स्टूडेंट्स, आपको पता है हमने चैप्टर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट स्टार्ट किया। आज हम उसकी प्रॉब्लम नंबर 12 करेंगे विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। तो स्टूडेंट्स, आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की रीडिंग करने से पहले आप स्टूडेंट्स ने कंसेप्ट अपने माइंड में रखना है। प्रीवियस 2 वीडियोस में मैं बताता जा रहा हूँ, मैं फिर से रिवाइज़ करता जाऊँगा जब तक हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का ये चैप्टर पूरा नहीं कर लेते। तो देखें, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्यों बनानी पड़ती है। नेस्ले कंपनी है, नेस्ले कंपनी ने अपने अकाउंटेंट को कहा कि ये बताओ हमारे हमारे बैंक में कितने पैसे डिपॉजिट हैं। तो उसने एक रजिस्टर ओपन किया, उसमें 3 कॉलम बने थे, एक था कैश कॉलम, एक था बैंक कॉलम, एक था डिस्काउंट कॉलम और उस पूरे रजिस्टर को नाम देते हैं कैश बुक का। और उसने उस रजिस्टर के बैंक कॉलम में देखा कि हमारे बैंक में तो 50,000 पड़े हुए हैं। तो उसने नेस्ले कंपनी को कहा कि हमारे बैंक के अकाउंट के अंदर ना 50,000 पड़े हुए हैं। लेकिन जब नेस्ले कंपनी ने अपने बैंक मैनेजर को फ़ोन किया, यानी कि एचबीएल बैंक फॉर एग्जांपल, उसके मैनेजर को फ़ोन किया और कहा कि मेरे बैंक अकाउंट में बताओ कितने पैसे हैं, तो उसने 50,000 नहीं बोला। उसने कहा हमारे बैंक में तो आप हमारे बैंक में आपके अकाउंट के अंदर जो पैसे हैं वो तो 40,000 है, यहाँ वो 60,000 है। कम या ज़्यादा बताया है। फॉर एग्जांपल हम कर लेते हैं कि उसने कम बताया है, उसने कहा कि 40,000 रुपया पड़ा हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में अब नेस्ले कंपनी को नहीं पता चल रहा कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, यानी कि अकाउंटेंट की बताई हुई बात ठीक है या बैंक मैनेजर की बताई हुई बात ठीक है। तो कंपनी क्या कहेगी, कंपनी अकाउंटेंट को ये कहेगी कि अब एक पेपर ओपन करो, उसके ऊपर वजूहात लिखो, वो रीजंस लिखो जिसकी वजह से ये डिफरेंस आ रहा है अमाउंट के अंदर। तो रीजन, वो वजूहात जिनकी वजह से कैश बुक में और जो बैंक मेंटेन करता है ना बुक, उसको कहते हैं पासबुक। उसके अंदर से अंदर जो ये अमाउंट का डिफरेंस आ रहा है ना, इसको का इसकी वजूहात को लिखो और उस लिखने के अमल को क्या कहते हैं, एक पेपर के ऊपर या एक शीट के ऊपर उसको कहते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। सिंपल सी बात है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपने याद रखनी है, कैश बुक और पासबुक। कैश बुक किससे कहते हैं, वो जो पूरा मंथ कैश कहाँ से आ रहा है कंपनी के अंदर, कहाँ जा रहा है कंपनी से। तो वो पूरे मंथ में जो कैश के हवाले से रजिस्टर्ड मेंटेन किया जाता है ना अकाउंटेंट की तरफ से, उसको कहते हैं कैश बुक। कैश बुक के एक्चुअल में 3 कॉलम होते हैं, एक होता है कैश कॉलम, एक होता है बैंक कॉलम, एक होता है डिस्काउंट कॉलम। इसको सिंगल कैश बुक, डबल कैश बुक या ट्रिपल कैश बुक भी कहा जाता है, सही है। अब पासबुक किसे कहते हैं, कंपनी का, नेस्ले कंपनी का जो बैंक एचबीएल बैंक के अंदर जो अकाउंट है ना, उनके सॉफ्टवेयर के अंदर अंदर जो एचबीएल बैंक का अकाउंट ओपन है, उस सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है, उस सॉफ्टवेयर के अंदर जो अकाउंट ओपन है ना कंपनी नेस्ले का, उसको कहा जाता है पासबुक। पासबुक एक्चुअल में कोई हार्ड फॉर्म में नहीं होती, कोई प्रिंट फॉर्म में नहीं होती, ये सॉफ्टवेयर के फॉर्म में होती है। तीसरी चीज़ अब और बहुत ज़रूरी चीज़ आपने याद रखनी है कि जब भी वो वजूहात लिखनी है जिसकी वजह से वो कैश बुक का बैलेंस 50,000 शो हो रहा है और पासबुक का बैलेंस 40,000 शो हो रहा है, तो उन वजूहात में से किन किन चीज़ों को हम डेबिट करेंगे, किन किन चीज़ों को क्रेडिट करेंगे। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब कंपनी के एचबीएल बैंक के अंदर अकाउंट में पैसा जमा होगा तो हमेशा डेबिट किया जाएगा। अगर पैसा उसमें से लेस होगा यानी कि डिक्रीज़ होगा तो हमेशा आप उस चीज़ को, उस वजूहात को क्रेडिट करोगे, ठीक है। अगर तो पैसा इंक्रीज़ हुआ है बैंक के अंदर, इंक्रीज़ हुआ है या इंक्रीज़ होगा, तो याद रखिएगा आप उसको करोगे डेबिट, उस वजूहात को, उस रीज़न को करोगे, उस एंट्री को करोगे डेबिट। और जिसकी वजह से पैसा डिक्रीज़ हुआ है उस एंट्री को करोगे क्रेडिट, ठीक है। ये सिंपल से 3 चीज़ें आपने याद रखनी है। अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन भी देखते हैं। अब देखिए ज़रा क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं। ऑन 30th जून 2017 द कैश बुक बैलेंस ऑफ मिस्टर जुबैर शोज ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑफ 32,000। समझें बात को, 30 जून 2017 की सिर्फ एक मंथ की बनाई जा रही है क्या, कैश बुक। और उस एक मंथ की कैश बुक में ये देखा गया कि अकाउंटेंट को नेस्ले कंपनी ने पूछा हमारे कैश बुक में कितने पैसे हैं, उसने कहा सर 32,000 रुपये है, लेकिन ओवरड्राफ्ट है।
ओवरड्राफ्ट का मतलब समझिएगा। ओवरड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि ये कंपनी का अपना पैसा नहीं है, कंपनी ने ये कमाया हुआ नहीं पैसा, ये तो कंपनी ने लिया है बैंक से लोन। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखें, जो कंपनी बड़ी-बड़ी जो कंपनीज़ होती हैं ना, जिनका बैंक के अंदर होते हैं, अकाउंट्स होते हैं, तो जब उनके अकाउंट में पैसा ख़त्म हो जाता है ना और अचानक उनको पैसे की ज़रूरत पड़ जाए, मतलब किसी से डीलिंग करने के लिए कि किसी को पैसे देने के लिए, या उन्होंने अपने अकाउंट को रखना होता है कि भाई कोई ना कोई तो हमारे अकाउंट में पैसा हो, अचानक हमें किसी ना किसी सप्लायर की, किसी ना किसी क्रेडिटर की पेमेंट ही करना पड़ सकती है। तो बैंक एक उनको फैसिलिटी देती है कि हमसे ओवरड्राफ्ट ले लो। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है बैंक कहती है हमसे लोन ले लो, कल को आपके इस अकाउंट में जब पैसे आएँगे ना, हम उससे ये पैसे, हमारे दिए हुए पैसे हम डिडक्ट कर लेंगे विद चार्जेज़, विद इंटरेस्ट, ठीक है? तो जब भी ओवरड्राफ्ट बैलेंस आए ना, तो याद रखें ये कंपनी का एसेट नहीं होता। कैश बुक का डेबिट बैलेंस याद रखो, वो कंपनी का एसेट होता है, लेकिन कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस कहलाता है कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस, ठीक है? तो ये कंपनी की हमेशा लायबिलिटी होता है, क्योंकि ये 32,000 रुपया कल को जब कंपनी के इस अकाउंट में पैसा आएगा ना, फॉर एग्जांपल 5 लाख आ गया 6 माह बाद या अगले मंथ या 2 मंथ बाद, कंपनी ने 5 लाख में से ये 32,000 सबसे पहले डिडक्ट करवाना है। तो इसका मतलब है ये किसकी, कंपनी की लायबिलिटी है। तो जो लायबिलिटी होती है याद रखें उसको हमेशा क्रेडिट किया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दिस बैलेंस इज नॉट एग्री विद द बैलेंस ऑफ पासबुक। ऑन कंपेयरिंग द टू बुक्स द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस वर नोटेड। यानी कि जब दोनों बुक्स को कंपेयर किया गया ना, पासबुक को और कैश बुक को, तो नीचे दिए गए हुए जो चीज़ें हैं ना, एंट्रीज हैं, इनको नोटिस किया गया कि इनकी वजह से ना जो कैश बुक है और पासबुक है ना, इसमें फ़र्क आ रहा है, ठीक है? तो अब हम नेक्स्ट फर्स्ट एंट्री पढ़ते हैं। फर्स्ट एंट्री है चेक ऑफ रुपीज़ 8,000 पेड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन ऑन 28 जून 2017 हैव नॉट येट बीन कलेक्टेड। अब समझें ये क्या है, ये अनकलेक्टेड चेक है, ऐसा ही है ना। मतलब अब मैं आपको इसका लॉजिक देता हूँ, देखिए बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा। एक कस्टमर था, उसकी तरफ से ना 8,000 का जो चेक था ना, वो कंपनी को रिसीव हुआ और कंपनी ने कहा कि ये हमारे बैंक अकाउंट में जमा करवा दो। कंपनी ने अपने बैंक अकाउंट में ना उसको जमा करवाया, बंदे को भेजा कि जाओ हमारे बैंक के अंदर, एचबीएल बैंक के अंदर और हमारे नेस्ले के अकाउंट में इसको डिपॉजिट करवाओ। अब 30 जून तक हम क्या बना रहे हैं अपनी, ये बना रहे हैं मतलब बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट कि भाई इसमें क्या-क्या मतलब किन-किन रीज़न की वजह से ना बैलेंस मैच नहीं कर रहा। अब 28 जून को ना हमने बंदे को भेजा, लेकिन 28 जून तक वो काम ही नहीं हुआ, यानी कि बैंक में पैसे ही नहीं हमारे अकाउंट में बैंक वालों ने इंक्रीज़ किए, बैंक वालों ने अभी डाले नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है जब बैंक में कोई चेक लेके जाता है ना, तो 3 से 4 दिन लाज़मी लगते हैं चेक को क्लियर होने में। वो डिफरेंट डिपार्टमेंट से होकर गुज़रता है और फिर ये क्लियर होता है और फिर उसको डिपॉज़िट किया जाता है बैंक में, बैंक के उस अकाउंट में उसको जमा किया जाता है। तो अब देखो, अभी तक हमारा बैंक का जो बैलेंस है वो इंक्रीज़ तो नहीं ना हुआ, हालाँकि होना चाहिए था इंक्रीज़ विद इन अ टाइम, टाइम के अंदर, लेकिन अभी नहीं इंक्रीज़ हुआ। तो इसका मतलब है हमारा वो जो बैंक अकाउंट है ना, वो कम बैलेंस ही शो कर रहा है, ज़्यादा बैलेंस उसको शो करना चाहिए था। तो कम बैलेंस शो कर रहा है, तो आप हमेशा क्या करोगे? क्रेडिट करोगे, ठीक है? तो इसलिए अनकोलेक्टेड चेक हमेशा क्या होंगे? क्रेडिट होंगे। तो अब हम सॉल्यूशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब हम सॉल्यूशन की तरफ आ गए हैं। जब भी बैंक रिकॉन्सिलिएशन का क्वेश्चन करेंगे, फॉर्मेट ये रहेगा। सबसे पहले ऊपर लिखेंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, फिर लिखेंगे एज़ ऑन 30th जून 2017 और नीचे 3 कॉलम बनेंगे, पार्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट और रुपीज़। देखो, आपकी बहुत डिफरेंट बुक में बहुत-बहुत डिफरेंट इसके फॉर्मेट होंगे, यानी कि अगर आप सुहेल अफ़ज़ल की बुक को देखें ना, उसकी सॉल्यूशन वाली बुक को देखें, तो वहाँ पर ऐड और लेस का भी फॉर्मेट है। आपके टीचर्स कोई डेबिट, क्रेडिट वाला फॉर्मेट भी यूज़ करते हो जाएँगे, लेकिन आप जो भी फॉर्मेट यूज़ कर लो, आपको लॉजिक आना चाहिए। पेपर वाला कभी भी गलत नहीं करेगा। बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि सर पता नहीं पेपर वाला वही फॉर्मेट हमने यूज़ करना है जो हमारे टीचर्स बताते हैं। नहीं, आप कोई भी फॉर्मेट यूज़ कर लो, कभी भी पेपर वाला गलत नहीं करेगा आपके क्वेश्चन को, ठीक है? तो सबसे बेस्ट ये वाला फॉर्मेट रहता है, आप इसको ही यूज़ कीजिएगा, चाहे आपके टीचर्स ने कोई भी आपको फॉर्मेट सिखाया हुआ है। अब देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने पार्टिकल्स में लिखना है बैलेंस एज़ पर कैश बुक। वो हमें ऊपर दिया हुआ था ना क्वेश्चन के स्टार्टिंग में, तो बैलेंस एज़ पर कैश बुक दिया था क्रेडिट, यानी कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है ये लायबिलिटी होता है, मैंने पीछे लॉजिक आपको दे के आया हूँ। तो इसको क्रेडिट करेंगे, डीआर सीआर के कॉलम में लिखेंगे क्रेडिट, रुपीज़ के कॉलम में लिखेंगे 32,000।
नेक्स्ट आपके पास अभी हमने एंट्री पढ़ी क्या, अनकलेक्टेड चेक। अनकलेक्टेड चेक क्या हो रहे हैं, ये क्रेडिट हो रहे हैं क्योंकि बैंक में अभी तक बैलेंस नहीं बढ़ा, तो बैंक का बैलेंस नहीं इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट करेंगे आप, जो कि होना चाहिए था इंक्रीज। तो क्रेडिट करेंगे, डेबिट और क्रेडिट वाली कॉलम के अंदर लिखेंगे सी आर क्रेडिट, और अमाउंट के कॉलम के अंदर लिखेंगे 8000। अब ऊपर भी 32,000 के साथ भी सी आर है, 8000 के साथ भी सी आर है, तो अगर दोनों साइन सेम हो जाए ना, चाहे डेबिट डेबिट हो जाए चाहे क्रेडिट क्रेडिट हो जाए, आपने हमेशा उनको ऐड करना है। तो दोनों को ऐड करें तो आएगा 40,000, और साइन कौन सा यूज होगा, बड़ी रकम के साथ जो साइन है वो है 32,000 के साथ साइन है सी आर का, तो सी आर लगाएं और लिखते हैं 40,000। नेक्स्ट एंट्री नंबर 2 देखिएगा, चेक इशूड फॉर ₹6,000 ऑन 26 जून 2017 हैड नॉट येट बीन प्रेजेंटेड। यानी कि एक चेक है, इशू किया है। इशू करने का मतलब क्या होता है, कंपनी ने किसी क्रेडिटर का पैसा देना था, नहीं दिया, सॉरी देना था तो अब उनको पैसा देने लगे हैं, तो उनको ना कैश की सूरत में नहीं दिया, उनको चेक काट कर दे दिया 6,000 का, उनको कहा जाओ हमारे अकाउंट में जाकर पैसे ले लो। तो 26 जून को ये काम किया, लेकिन वो बंदा, वो हमारा क्रेडिटर अभी तक बैंक में गया ही नहीं, अभी तक बैंक में गया ही नहीं। 30 जून तक, यानी कि सॉरी मंथ के एंड तक ना वो गया ही नहीं, यानी कि इस मंथ के 30 जून के एंड तक वो गया ही नहीं। तो गया नहीं, तो मुझे एक बात बताओ, जब वो हमारे बैंक में जाता तो हमारे बैंक से पैसे, हमारे बैंक के अकाउंट से पैसे डिडक्ट करता तो हमारा बैंक अकाउंट कम होता ना उस सिचुएशन में, लेकिन वो डेट के अंदर गया ही नहीं, हमारा बैंक अकाउंट कम हुआ ही नहीं। तो कम नहीं हुआ तो इसका मतलब है हमारा बैंक अकाउंट अभी तक इंक्रीज बैलेंस शो कर रहा है, ज्यादा बैलेंस शो कर रहा है। तो ज्यादा बैलेंस शो करना है ना मंथ के एंड में, तो आप इसको डेबिट करेंगे। सोल्यूशन पर मूव ऑन करते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब आप पार्टिकुलर्स में क्या लिखोगे, अनप्रेजेंटेड चेक, ये क्या हो रहे हैं, डेबिट हो रहे हैं। आपके टीचर्स आपको बताते हैं ना, अनप्रेजेंटेड चेक ऑलवेज डेबिटेड, और अनक्रेडिटेड या अनकलेक्टेड चेक ऑलवेज क्रेडिटेड। तो उनकी लॉजिक ये होती है, ठीक है, वो आपको बताते नहीं, मैंने आपको बता दिया। चलें, डेबिट और क्रेडिट के कॉलम में लिखें डी आर, और अमाउंट के कॉलम में लिख दें क्या, 6,000। तो 40,000 में से माइनस कर दें, क्योंकि अब दोनों साइन ऑपोजिट हैं। 40,000 के साथ है सी आर, 6,000 के साथ लिखा हुआ डी आर, तो साइन ऑपोजिट है तो माइनस करें। तो माइनस किया तो आपके पास आया 34,000, और साइन कौन सा यूज होगा, बड़ी रकम वाला। बड़ी रकम के साथ कौन सा साइन है, 40,000 के साथ सी आर का, तो सी आर लिख दें और आगे लिख दें 34,000। नेक्स्ट थर्ड नंबर एंट्री है, एन अमाउंट ऑफ ₹1,200 ऑन इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट was debited in the passbook but was intimated to Mr. Zubair on 2nd July 2017। तो स्टूडेंट हुआ क्या है, हुआ यह कि एक इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट की अमाउंट थी 1200। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट का मतलब देखो, ओवरड्राफ्ट का मतलब मैं आपको ऊपर समझा चुका हूँ। ओवरड्राफ्ट कहते हैं लोन लेना, जो कि ये 32,000 लोन नहीं लिया हुआ, बैलेंस एज पर जो कैश बुक है 32,000, ये लोन ही तो लिया हुआ है। ओवरड्राफ्ट कहते हैं लोन लेना। अब लोन पर इंटरेस्ट है, बहुत से स्टूडेंट समझते हैं सर इंटरेस्ट है इनकम है, नहीं जी, लोन पर जो इंटरेस्ट है, कंपनी ने जो लोन लिया है ना, इस पर कंपनी ने आने वाले वक्त में इंटरेस्ट नहीं पे करना। जब फॉर एग्जांपल मैंने समझाया था, जब 5 लाख कंपनी के बैंक अकाउंट में मुस्तकबिल में आ जाएगा ना, तो उसमें से ये 32,000 कंपनी को डिडक्ट करवाना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। सही है ना, लोन को फ्री में तो नहीं ना देगा बैंक इनको, कंपनी वालों को। तो जब इंटरेस्ट डिडक्ट करवाना है ना, तो डिडक्ट करवाना है, तो मुझे एक बात बताएं, जब कंपनी ने इंटरेस्ट डिडक्ट करवाना है तो कंपनी के बैंक में से, उन बैंक अकाउंट में से उन्होंने पैसे काटने हैं कि नहीं काटने, काटने हैं ना पैसे। तो जब पैसे काट रहे हैं कंपनी के बैंक अकाउंट से, तो पैसा डिक्रीज होगा, बैंक बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा, तो बैंक बैलेंस कम होगा, तो याद रखिएगा हम उसको हमेशा क्रेडिट करेंगे। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, पार्टिकुलर्स में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ये क्या है, ये कंपनी के मतलब क्रेडिट हो गया ना, क्योंकि कंपनी के बैंक अकाउंट से पैसा कम हो रहा है। तो डेबिट और क्रेडिट के कॉलम में करेंगे सी आर, और रुपीज़ के कॉलम में इसकी अमाउंट लिखेंगे 1200। और अब ऊपर भी सी आर है, 34,000 के साथ भी सी आर है, और इसके साथ भी सी आर है, 1200 के साथ भी, तो दोनों साइन सेम है ना, तो ये क्या होगा, ऐड होगा। तो ऐड करेंगे तो आएगा 35,200, और साइन बड़ी अमाउंट वाला आएगा, वो है सी आर। नेक्स्ट एंट्री नंबर 4 देखिएगा, कलेक्शन चार्जेस ऑफ ₹28 वर एंटर्ड इन द पासबुक बट नॉट इन दी कैश बुक। यानी कि कलेक्शन चार्जेस कहते हैं वही बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस कलेक्शन चार्जेस क्या है,
चार्जेस है ना, चार्जेस कटवाए हैं, बैंक ने हमारे अकाउंट से कुछ पैसे जो है ना वो डिडक्ट कर लिए हैं एज अ चार्जेस, चार्जेस लगाया ना, उन्होंने कोई चार्ज हमसे काटा है, ठीक है, जैसे बैंक चार्जेस वगैरह थे, मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया। तो इससे क्या होगा, हमारे बैंक का बैलेंस कम होगा कि ज़्यादा होगा, कम होगा। तो कम होगा तो हम उसके क्या करेंगे, हम उसे रिकॉर्ड एज अ क्रेडिट करेंगे। कम बैलेंस होगा तो उसके उसे आप हमेशा एंट्री के सामने क्रेडिट करेंगे। बैलेंस आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया तो आप हमेशा डेबिट करेंगे। तो अब सोल्यूशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब इसका सोल्यूशन देखें, पार्टिकुलर्स में आप लिखेंगे कलेक्शन चार्जेस, तो उस डेबिट और क्रेडिट के कॉलम में क्या लिखेंगे, सी आर, क्योंकि बैंक बैलेंस डिक्रीज हो रहा है, इसलिए जब डिक्रीज होगा बैंक बैलेंस तो आप हमेशा उसको क्रेडिट करेंगे, इंक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे। और अमाउंट में लिखेंगे 28। अब ऊपर भी सी आर नीचे भी सी आर, यानी कि 35,200 के साथ भी सी आर है, 28 रुपीज़ के साथ भी सी आर है, यानी कि क्रेडिट का साइन है, तो दोनों साइन सेम है तो ऐड कर दें। ये ऐड करने से आएगा 35,228 रुपीज़ और क्रेडिट का साइन साथ में शो हो जाएगा, क्योंकि बड़ी अमाउंट के साथ क्रेडिट का साइन है। अब सेकेंड लास्ट एंट्री देखिएगा, मिस्टर जुबैर पेड इनटू हिज बैंक एन अमाउंट ऑफ रुपीज़ 4,000 बट इट वाज रोंगली क्रेडिटेड टू मिस्टर यूसुफ अकाउंट। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब इस एंट्री में हुआ क्या है, मिस्टर जो था ना जुबैर, ये जो बंदा जिसकी हम बना रहे हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट ना, इसने 4,000 रुपया बैंक में जमा करवाया कि मेरे अकाउंट में डाल देना, जमा करवा दिया कि मेरे अकाउंट में डाल देना। लेकिन बैंक वालों से क्या हो गया, मिस्टेक ये हो गई, बैंक वालों को इस तरह लगा कि उन्होंने इस 4,000 रुपये को ना एक मिस्टर यूसुफ था उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट करने का क्या मतलब है, उसके अकाउंट में ये पैसा डाल दिया, सही है ना, उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। आपको पता है ना, क्रेडिट जो बैंक वाले अकाउंट को हमेशा क्रेडिट ही करते हैं, क्योंकि बैंक वाले ये समझते हैं कि ये पैसा कल को हमारी लायबिलिटी है, हमने इसको मुस्तकबिल में पे करना है। ये होता है बैंकों को क्रेडिट करने का मतलब, बहुत से स्टूडेंट्स को ये नहीं पता चलता। तो अब देखो, क्रेडिट करना किसको था, बैंक ने जुबैर के अकाउंट को, ना कर दिया यूसुफ के अकाउंट को। तो अब ये रोंगली क्रेडिटेड टू जुबैर अकाउंट नहीं है, ये रोंगली क्रेडिटेड टू यूसुफ अकाउंट है, लेकिन क्रेडिट फिर भी जुबैर को ही करना है। तो आप सही करने के लिए ना, इसकी मतलब होना क्या चाहिए था, होना यही चाहिए था ना कि जुबैर के अकाउंट को क्रेडिट कर दे, तो आप बैंक रिकॉन्सिलेशन में ना जुबैर के अकाउंट को क्रेडिट कर दे। तो अब हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, ज़रा पार्टिकुलर्स में सबसे पहले क्या आप लिखेंगे, पार्टिकुलर्स के अंदर लिखेंगे रोंग क्रेडिट टू रोंग अकाउंट। रोंग अकाउंट के अंदर आपने क्या कर दिया, रोंग क्रेडिट कर दिया, तो आप सही करो, इसको क्रेडिट करो। तो क्रेडिट इसको किया, तो क्रेडिट करने से क्या होगा, मतलब जब इसने यूसुफ के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, करना आपके अकाउंट को क्रेडिट था, तो आपका बैंक बैलेंस कम ही शो हुआ होगा ना, कम शो हुआ है ना, तो कम शो हुआ है इसलिए हम भी उसको क्रेडिट ही करेंगे। तो हम जब इसको क्रेडिट करेंगे ना, तो करेंगे 4,000 से, तो 4,000 ऊपर भी क्रेडिट का साइन, नीचे भी क्रेडिट का साइन, तो ज़रा जमा कर दो। तो 35,220 रुपीज़ में जमा किया, 4,000 तो आया 39,220 रुपीज़, और साइन आएगा साथ क्रेडिट का, क्योंकि बड़ी अमाउंट के साथ क्रेडिट का साइन है। On 30th June 2017, the bank received interest on rupees 3,000 from a company on Mr. Zubair deposit with that company। यानी कि हुआ क्या, हुआ ये कि मिस्टर जुबैर के बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट जाएगा, इंटरेस्ट दिया गया है मिस्टर जुबैर के बैंक अकाउंट में, यानी कि पैसा ट्रांसफ़र होगा मिस्टर जुबैर के बैंक अकाउंट में, कितना, 3,000, जो कि अभी मतलब जब पैसा बैंक अकाउंट में, उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा जुबैर के, तो उससे उसका बैंक अकाउंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, बैंक अकाउंट उसका इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज हुआ बैंक अकाउंट, तो हमेशा हम क्या करेंगे, हम उसको डेबिट करेंगे। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब हम पार्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट की ये इंग्लिश लिख देंगे ये पार्टिकुलर्स में, क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो रिसीव हुआ है ना इसको, जुबैर को, और ये रिसीव हुआ है, तो क्या उसका बैंक अकाउंट बढ़ा ना, उसका बैंक के अंदर अकाउंट बढ़ा, तो अकाउंट बढ़ेगा तो हम उसको डेबिट करेंगे। ये मैंने लॉजिक आपको देता आ रहा हूँ स्टार्टिंग से, इस लॉजिक को प्लीज़ पक्का कर लो। और अमाउंट के अंदर लिख दो आप 3,000, और ऊपर है सी आर, नीचे है डी आर, साइन ऑपोजिट आ गया तो माइनस करेंगे। 39,228 में से आप माइनस कर दें 3,000, तो आएगा 36,228 और साइन कौन सा यूज होगा, बड़ी अमाउंट वाला, वो क्या है, सी आर। अब ये यहाँ पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये है बैलेंस, ये है बैलेंस एज पर पासबुक, कितना,
₹36,228। देखो आपका आपका जो कैश बुक का बैलेंस था ना, वो आपको क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा था 32,000 का। लेकिन जो आपकी पासबुक थी वो कह रही थी नहीं, नहीं आपका जो बैलेंस है ना वो ₹36,228 है। यहाँ पर फ़र्क आया था। अब 32,000 और ₹36,228 में अप्रोक्सिमेटली ₹4,228 का फ़र्क आ रहा था। ठीक है? वो किन किन वजह से फ़र्क आ रहा था? ये ऊपर जो 6 की 6 हमने एंट्रीज़ की है ना, इनकी वजह से फ़र्क आ रहा था। अब मैंने आपको बताया था जब एंड पे आपका जवाब आ जाए ना सीआर, तो आपने जब बैलेंस एज पर पासबुक लिखना है, आपने यहाँ पर जवाब वही रखना है 36,228 रखना है, लेकिन सीआर की जगह आपने डीआर लफ्ज यूज कर लेना है। क्यों? क्योंकि एक बात को अंडरस्टैंड करो, ये बैलेंस एज पर पासबुक है ना, पासबुक का जो बैलेंस है ना वो डेबिट होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर आपको कैश बुक का जो बैलेंस दिया हुआ था ना वो ओवरड्राफ्ट मतलब क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ था, इसलिए पासबुक का जो बैलेंस होता है वो क्या होगा, वो इसका ये डेबिट बैलेंस होगा। अब ये मतलब ये ₹36,228 ये पासबुक यानी कि बैंक के लिहाज से उनका एसेट है। आपने ये इतने पैसे उनको लुटाने हैं क्योंकि आपने लोन लिया हुआ था 32,000 का उनसे। किनसे? बैंक से। तो यहाँ पर आपका ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। आई होप सो आपको समझ में आई होगी। क्वेश्चन के अंदर फिर भी कोई इश्यू है, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है तो लाज़मी कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, ताकि आपको उसका आंसर किया जाए। और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा काइंडली अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो जाए। तो स्टूडेंट्स